तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था, और अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं तो हम इसको विदाउट बॉक्स ऐसे लिख सकते हैं। आई होप कि आपको केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना ये समझ में आ गया हो, और आपके एनसीईआरटी में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप जाइए उसको प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। तो अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। तो देखिए बहुत तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए पहले केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हम क्या समझते हैं? कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है जिसमें दो एलिमेंट या दो पदार्थ कंबाइन होते हो। तो पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, हम उस केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, अब बर्निंग ऑफ कोल में क्या है कि हम कोयला को बर्न करते हैं। अब देखिए किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने का मतलब है कि उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोयला को बर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कोयला का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कार्बन प्लस O2, मतलब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है? क्योंकि हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो देखिए ये दोनों अलग अलग रिएक्टेंट है। जब हम इसको बर्न करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होने के बाद CO2, जो ना ही तो कार्बन है और ना ही ऑक्सीजन है, CO2 एक तरह की गैस है जो इन दोनों से अलग है। मतलब इस प्रोसेस में कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस केमिकल इक्वेशन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में भी सेम ऐसा ही होता है कि हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं। हाइड्रोजन को बर्न करते हैं मतलब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तब जब हमने हाइड्रोजन को बर्न किया मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, तो ये दोनों कंबाइन हो गए। कंबाइन होने के बाद ये हमें H2O मतलब वाटर हमें दिया। अब इस एनिमेशन के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं कि देखिए दो अलग अलग पदार्थ थे, ए और बी, दोनों में केमिकल रिएक्शन हुई और वो फिर एक प्रोडक्ट का निर्माण किया। ठीक है, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट का निर्माण होता है। चलिए अगले केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, तो वह है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? डिकम्पोज मतलब टूटना। ठीक है, अगर एक पदार्थ केमिकल रिएक्शन के दौरान टूट जाता है दो या दो से अधिक पदार्थों में, तो हम उस केमिकल रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे इस एनिमेशन में भी आप देख सकते हैं कि ए बी पहले एक ही पदार्थ थे, लेकिन केमिकल रिएक्शन हुई और ये दोनों अलग हो गए, डिकम्पोज हो गए। तो इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंसेस में, तो हम उस केमिकल रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड ए था और इस ए में केमिकल रिएक्शन हुई, और होने के बाद ये बी और सी दो अलग अलग सब्सटेंस में ये डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया। तो हम इस केमिकल रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू डिकम्पोज हो रहा है बी और सी में। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही हमें तीन रिएक्शन और देखनी है। ठीक है, तो चलिए उनको देख लेते हैं। तो उनमें से पहली रिएक्शन है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए डिकम्पोजिशन का मतलब तो हमें समझ में आता है कि एक पदार्थ केमिकल रिएक्शन के थ्रू दो या दो से अधिक पदार्थ में स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? देखिए थर्मल का मतलब होता है रिलेटेड टू हीट। मतलब अगर कोई ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे हीट प्रोवाइड की।
तो हम उस केमिकल रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। ठीक है, ये उसकी छोटी सी डेफिनेशन है। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। अभी कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है और ये वाइट कलर का भी होता है। ठीक है, तो इसको डिकम्पोज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं, और जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, अगर हमने इसमें हीट प्रोवाइड की और ये डिकम्पोज हो गया, ठीक है, तो ये हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब देखिए हमारे पास रिएक्टेंट में हमारे पास एक ही कंपाउंड था, लेकिन हमने उसमें हीट प्रोवाइड की तो केमिकल रिएक्शन हुई, जिसके दौरान ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, स्प्लिट हो गया। तो हम इस केमिकल रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो बोलेंगे, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन हीट की वजह से हो रहा है, तो हम इस केमिकल रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी में दूसरा केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब डिकम्पोजिशन का सेम मतलब है कि उसमें एक कंपाउंड डिकम्पोज होगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, लेकिन वो कब होगा, जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर कंपाउंड में डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उस डिकम्पोजिशन को आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल में हमारे पास H2O है, वाटर है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, मतलब डिकम्पोजिशन यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। तो इस डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की और यहाँ पे ये हमें मिल गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम को देखकर भी आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास ये एक कंटेनर था और इस कंटेनर में हमने वाटर डाला था और वाटर के अंदर दो रॉड डाली हुई है। ठीक है, दो रॉड को इस तरीके से डाला हुआ है कि उसका एक एंड वाटर के अंदर है और दूसरा एंड वाटर के बाहर है, और इन दोनों एंड को हमने एक पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। जब पावर सप्लाई के थ्रू जब हम इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो देखिए जो ऑक्सीजन है वो हमारे नेगेटिव टर्मिनल पे शिफ्ट हो जाता है, और जो हाइड्रोजन है वो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे शिफ्ट हो जाता है, और इस पॉजिटिव को हम कैथोड बोलते हैं और इस नेगेटिव को एनोड बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि एनोड का मतलब होता है नेगेटिव और कैथोड का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, चलिए इसी में तीसरी केमिकल रिएक्शन को भी देख लेते हैं, वो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये भी सेम डिकम्पोजिशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। ये जो डिकम्पोजिशन होता है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, मतलब सनलाइट की वजह से इसका डिकम्पोजिशन होता है। देखिए हमने पहले देखा था जिसमें हीट से डिकम्पोजिशन हो रहा था, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन देखा। अब ये जो डिकम्पोजिशन है ये हमारा फोटोलाइटिक है। मतलब देखिए हमारे जो एक महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने बताया था कि जो लाइट्स होती है वो एक बंडल के रूप में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, और उन बंडल्स को हम फोटोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये नाम निकल के आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब एक ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें सूर्य की एनर्जी, सूर्य की लाइट का इस्तेमाल किया जाता हो। ठीक है, तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब एक ऐसा डिकम्पोजिशन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब सनलाइट की वजह से ही डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो हम उस डिकम्पोजिशन को फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल के लिए सिल्वर क्लोराइड है। अब हम इस सिल्वर क्लोराइड में जिसका फॉर्मूला है AgCl, हम इसमें अगर सनलाइट पास कराते हैं तो ये हमें सिल्वर और क्लोरीन हमें देता है। ठीक है, तो ये देखिए एक कंपाउंड था और ये जो कंपाउंड है वो स्प्लिट हो रहा है दो प्रोडक्ट में। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सनलाइट पास कराई। तो इसीलिए हम इस केमिकल रिएक्शन को, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। यहाँ से हमारा डिकम्पोजिशन खत्म हो गया, और इसके बाद जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और उसके जगह को ले लेता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं पहले। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट
फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, देखिए जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने की उनके पास सभी के पास अपनी अलग अलग क्षमता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ऐसे एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हमारे पास देखिए हमारे पास एक आयरन है जिसका फॉर्मूला है Fe और यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट है जिसका फॉर्मूला है CuSO4। अब देखिए यहाँ पे जो SO4 है ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होता है। ठीक है, आप इसको जल्दी अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलग हो सकता है वो है हमारा कॉपर। ठीक है, और यहाँ पे जो आयरन है वो तो अकेला है ही। अब देखिए यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर कॉपर। तो ये जो कॉपर होता है ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे ये कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अधिकतर जो एलिमेंट है वो इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर को यहाँ से भगा देगा और ये आयरन सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। देखिए कैसे जुड़ेगा। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन होने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो कॉपर है वो अकेला हो गया और ये जो और सल्फेट के साथ आयरन आके जुड़ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया बिकॉज जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमने जिंक लिया हुआ है और जिंक के साथ हमने अगेन कॉपर सल्फेट लिया हुआ है। अब देखिए कॉपर इतना ज़्यादा लेस रिएक्टिव है कि इसको जिंक भी क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। देखिए यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन होने के बाद कॉपर अगेन अकेला हो गया और जिंक ने उसकी जगह ले ली। मतलब जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अभी जिंक यहाँ पे सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो इस तरीके की केमिकल रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एलिमेंट एक ही को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, अगर इसे में हम दूसरा देखते हैं तो वो है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने अभी पिछले केमिकल रिएक्शन में देखा कि उसमें एक एलिमेंट एक को ही डिस्प्लेस करता है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, यही बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा डेफिनेशन देखते हैं पहले इसकी। द रिएक्शन इन विच अ न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। मतलब दो ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो। ठीक है, तो हम उस केमिकल रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के जरूर समझते हैं इसको। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था। अब यहाँ पे देखिए जो क्लोरीन है ये भी हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेगा आपको और ये जो सल्फेट है ये भी आपको कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, अब जो अलग हो सकता है वो है हमारे पास क्या, सोडियम और बेरियम। ठीक है, मतलब बेरियम अपनी जगह छोड़ सकता है और सोडियम भी अपनी जगह छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो वो कंबाइन फॉर्म में ही मिलता है और सल्फेट भी हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही होता है। ठीक है, आप सल्फेट में से सल्फर अलग नहीं कर सकते और ऑक्सीजन नहीं अलग कर सकते, और यहाँ क्लोरीन में भी आप दोनों जो क्लोरीन है इसको भी आप अलग नहीं कर सकते। तो ये तो हमेशा कंबाइंड रहेंगे। जो अलग हो सकते हैं वो है हमारे पास बेरियम और यहाँ पे है हमारे पास सोडियम। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है कि जो जो सल्फेट है इसको बेरियम चाहिए और ये क्लोरीन है इसको सोडियम चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड क्या करेंगे, अब इस क्लोरीन को चाहिए सोडियम और इस सल्फेट को चाहिए बेरियम, तो ये क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, ये जो क्लोरीन है ये अपना वाला बेरियम सल्फेट को दे देगा और ये जो सल्फेट है ये अपना वाला सोडियम क्लोरीन को दे देगा। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, अपने आयंस का एक्सचेंज कर लेंगे और जब एक्सचेंज कर लेंगे ठीक है तो केमिकल रिएक्शन होगी। और केमिकल रिएक्शन के बाद ये देखिए अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट है हमारे पास सल्फेट के साथ जो सोडियम था, अब वो प्रोडक्ट में सल्फेट के साथ बेरियम आ गया और रिएक्टेंट में हमारे पास क्लोरीन के साथ बेरियम था और तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्लोरीन के साथ सोडियम आ गया। मतलब इन दोनों ने एक म्यूचुअल एक्सचेंज कर लिया आयंस का। ठीक है, तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो हमने अभी देखा यहाँ पे कि जो क्लोरीन के साथ सोडियम जुड़ गया और जो बेरियम है उसके साथ और सल्फेट के साथ बेरियम जुड़ गया। ठीक है,
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन एज बेरियम सल्फेट इज वाइट प्रेसिपिटेट। अब देखिए जो प्रोडक्ट में हमें बेरियम सल्फेट मिला है ये एक तरह का वाइट प्रेसिपिटेट होता है, तो इसलिए हम इस केमिकल रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो वह हमारे पास ऑक्सीडेशन है रिएक्शन। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पहले हम ऑक्सीडेशन को देख लेते हैं। तो व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड टू द रिएक्टेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एक रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया जाता है। मतलब दोनों में से एक चीज़ हो, या तो उस रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो या फिर उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो, तो हम इस केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, मतलब या तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है केमिकल रिएक्शन के बाद, या तो फिर उसमें से हाइड्रोजन रिमूवर है, तो दोनों में से एक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब देखिए ऑक्सीजन जो है वो तो हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही है, और ये जो कार्बन है, अभी इस कार्बन में कोई नंबर ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, ये कार्बन बिल्कुल अकेला है अभी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला, तो उस प्रोडक्ट में हमें सिर्फ कार्बन नहीं मिला, उस प्रोडक्ट में हमें कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिला। अब रिएक्टेंट में तो ऑक्सीजन था नहीं, ऑक्सीजन तो हमारे एनवायरनमेंट में था, कार्बन के पास तो ऑक्सीजन था नहीं, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन हुई और होने के बाद इस कार्बन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो गए। पहले नंबर ऑफ ऑक्सीजन 0 थे, अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 हो गए। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तब देख सकते हैं जो कार्बन था ये अकेला था पहले, इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन केमिकल रिएक्शन के बाद इसको ऑक्सीजन मिल गई। अब हम देखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ का रिड्यूस होगा। ठीक है, अब रिड्यूस किसका होगा, तो वो होगा ऑक्सीजन का। हमने ऑक्सीडेशन में देखा था कि पर्टिकुलर रिएक्टेंट में अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि उस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, अगर पर्टिकुलर चीज़ में नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर डिक्रीज करते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद, तो हम उसको, उस प्रोसेस को, हम उस केमिकल रिएक्शन को रिडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो चीज़ होगी, व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड टू अ रिएक्टेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर एक केमिकल रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज करते हैं या फिर हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाते हैं, या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज करते हैं या फिर ऑक्सीजन उसमें से रिमूव कर दिया जाता है, तो इस केमिकल रिएक्शन को हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल। अब एग्जांपल में देखिए हमारे पास ये कॉपर है और इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। लेकिन केमिकल रिएक्शन हुई और कॉपर ऑक्साइड जिसके पास ऑक्सीजन था उसमें से ऑक्सीजन निकाल लिया गया है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया यहाँ पे। अब जो कॉपर है उसके पास ऑक्सीजन नहीं है केमिकल रिएक्शन के बाद, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉपर है इसका रिडक्शन हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हुए हैं या गायब ही हो गई है, निकाल दिया पूरा कॉपर ऑक्साइड में से हमने ऑक्सीजन को। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉपर है इसका रिडक्शन हुआ है। तो हम इस तरीके की केमिकल रिएक्शन को हम ये बोल सकते हैं कि ये रिडक्शन है, जिसमें या तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड होंगे या फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है ये अक्सर एक ही केमिकल रिएक्शन में होती है। अब अगर हम इसी केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं और इस केमिकल इक्वेशन में अगर हम कॉपर को देखते हैं, तो देखिए रिएक्टेंट में कॉपर के पास ऑक्सीजन था लेकिन प्रोडक्ट में कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहाँ पे जो कॉपर है उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरी ओर देखते हैं हाइड्रोजन, जिसमें केमिकल रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन नहीं था लेकिन केमिकल रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन आ गया, मतलब इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर के साथ तो रिडक्शन हो रहा है और
हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर के साथ रिडक्शन हुआ है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर रहे हैं। पहले ऑक्सीजन नहीं थे हाइड्रोजन के पास, अब केमिकल रिएक्शन के बाद उसके पास ऑक्सीजन आ गया है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। देखिए, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है तो हम उस केमिकल रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस इन द सेम रिएक्शन। ठीक है, मतलब एक ही केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब रिडॉक्स जो नाम है, ये देखिए जो RED रेड है, ये हमने रिडक्शन से लिया हुआ है। रिडक्शन का फर्स्ट 3 लेटर हमने ले लिया, और ये जो लास्ट का जो OX है ये हमने ऑक्सीडेशन से लिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। देखिए, जो ऑक्सीडेशन है ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी जगह होती है, तो हम इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, देखिए कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है, देखिए व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड which weakens the metal and metal hence is said to be corroded। अब देखिए, अगर आप किसी मेटल को एनवायरनमेंट में से खुला छोड़ देते हैं जहाँ पे मॉइस्चर है और एयर भी है अच्छी खासी, तो उस मेटल के ऊपर हाइड्रेटेड ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, और ये जो लेयर है उस मेटल को काफ़ी वीक बना देगी। ठीक है, तो इस तरीके के ये जो प्रोसेस है इसको हम कोरोजन बोलते हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो मेटल है वो कोरोडेड है। ठीक है, तो इसका अच्छा सा एग्जांपल है वो रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब अगर आप एक आयरन जो कि एक मेटल है, इसको अगर आप एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो इसके ऊपर भी एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है। ठीक है, और हमें मालूम है कि अगर आयरन लोहे में जंग लग जाता है तो काफ़ी वीक हो जाता है। ठीक है, और इससे बचने के लिए अक्सर लोग उसके ऊपर पेंट करते हैं। पेंट इसलिए करते हैं कि जो पेंट करते समय वो मेटल और एनवायरनमेंट के बीच में एक परत, एक लेयर फॉर्म कर देता है, जिससे कि जो हमारे एनवायरनमेंट का जो मॉइस्चर है, जो ऑक्सीजन है, वो फिर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, जिस वजह से आपका वो जो मेटल है, वो आयरन है, वो सेफ रहता है। ठीक है, दूसरा है रेंसिडिटी। अभी रेंसिडिटी का क्या मतलब होता है इसको भी देख लेते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नॉन एज रेंसिडिटी। इट टेंड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। मतलब अगर आप खाने को जिसमें ऑयल भी है और फैट भी है, अगर आप उसको एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे उसमें केमिकल रिएक्शन होगी, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा कि उसमें से एक ख़राब सी स्मेल आने लगेगी, और अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो वो भी आपको बेकार ही लगेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, और रेंसिडिटी में बेसिकली हमारे जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, फूड होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, वो फिर खाने लायक नहीं रह जाते, और इस चीज़ से बचने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, रेंसिडिटी की वजह से हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, फूड है, उनमें केमिकल रिएक्शन होती है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस रेंसिडिटी को रोकने के लिए भी हमारे पास कुछ प्रोसेस हैं जिससे हम अपने खाद्य पदार्थ को बचा सकते हैं ख़राब होने से। ठीक है, तो पहला है हमारे पास बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब अगर आप किसी खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप ऐड कर देते हैं तो फिर वो जो फूड है वो फिर आपका ख़राब नहीं होगा, वो फिर थोड़ा और चल जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, इनमें भी अक्सर लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको
खाना जो है थोड़ा लंबे समय तक रखना होता है। या फिर अगर हम फूड डिलीवरी की बात करें तो उसमें भी वो जो शॉपकीपर है वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल के बेचता है ताकि खाना जो है वो ख़राब ना हो, उसमें ऑक्सीडेशन ना हो और वो स्मेल ना करे, ख़राब ना हो बेसिकली। ठीक है, तो आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाद्य पदार्थ को रेंसिडिटी से बचाने के लिए। दूसरा है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। मतलब अगर आप अपने खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की गैस भी डाल देते हैं तो ये आपके खाद्य पदार्थ को ऑक्सीडेशन होने से बचाएगा, जिससे कि आपका जो खाने वाला पदार्थ है वो थोड़ा लंबे समय तक रह पाएगा। अभी जो हमारे मार्केट में चिप्स और कुरकुरे की जो पन्नी होती है इसके अंदर में नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, वो इसलिए डालते हैं ताकि उसके अंदर, उस पैकेट्स के अंदर जो खाद्य पदार्थ है वो जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है, और वो थोड़ा लंबे समय तक रह सके। ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। तीसरा है रेफ्रिजरेशन। मतलब आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। हम अक्सर रात का बनाया हुआ खाना फ्रिज में रखते हैं, इसीलिए रखते हैं ताकि वो जो फूड है वो ख़राब ना हो और सुबह भी हम उसको आसानी से अच्छे से खा पाए। अगर आप उसको ऐसे ही बाहर रख देते हैं तो सुबह तक हो सकता है कि वो ख़राब हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली हमने रेंसिडिटी से बचने के लिए 3 प्रोसेस देखे, 3 चीज़ें देखी। पहला है हमारे पास बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब या तो आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करें जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और फूड डिलीवरी में किया जाता है, या तो दूसरा है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। मतलब या तो आप उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर दीजिए जैसे चिप्स और कुरकुरे की पन्नी में अक्सर होता है। और तीसरा है या तो आप उसको फ्रिज में रख दीजिए। ठीक है, तो अगर इन तीनों ही प्रोसेस से हम अपने फूड को, खाद्य पदार्थ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। मतलब हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। इन शॉर्ट हम उनका ऑक्सीडेशन रोक सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे जो फूड है वो लंबे समय तक खाने लायक रह सके। तो इसी के साथ हमारा 10th का पहला चैप्टर ख़त्म होता है। तो आप जाइए एनसीईआरटी की बुक्स को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ताकि जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, एक आइडिया दिया है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाए।